जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की यही समस्या है। पिछले 1-2 महीने से या 15-20 दिन से सबकी एक ही समस्या है और वो समस्या है टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एक वर्ड बोलूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल कोचिंग वाले, ये जो ऑनलाइन कोचिंग वाले, ऑफलाइन कोचिंग वाले क्या करते हैं कि अपने खुद के स्तर की, अपने लेवल की टेस्ट सीरीज बनाते हैं, जिससे आपको भी लगता है कभी-कभी, क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे 150 में से 100 सवाल आपको आ गए, 50 नहीं आए ना, तो आप भी ये सोचते हो कि यार 50 नहीं आ रहे मुझे, मतलब इस कोचिंग का जो लेवल है टेस्ट सीरीज का वो बहुत अच्छा है, तो आप वो ये सोच के भी कभी-कभी ज्वाइन कर लेते हो और फिर आपके नंबर नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक एग्जाम में जो पेपर है वो कोई कोचिंग नहीं बनाएगी, वो इस एक्सपर्ट बैठते हैं, वो उनके हिसाब से वो सिलेबस का जो पेपर है, सिलेबस के 2 कागज है वो अपने सामने रखते हैं, उसको देख के वो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आने के। देखो, पहला कारण है सिलेबस। सिलेबस जो है बहुत सारे लोगों का कंप्लीट नहीं है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर हमारा तो कंप्लीट है लेकिन फिर भी कम नंबर आते हैं। देखो, सिलेबस कंप्लीट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आपका जो कोर्स आपने लिया है उस कोर्स से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना लिया आपने, नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद में मार्केट से लानी है आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एक बुक। कोई भी, जरूरी नहीं है कोई आप बुक लिस्ट देखो या नहीं देखो, बुक लिस्ट की वीडियो देखो या नहीं देखो, आपको कोई भी मार्केट में जानी है, एक बुक लेके आनी है। तो इस बुक से भी पढ़ना है और ये कोर्स में जो नोट्स लिखवाए थे इससे भी पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें क्या मिलेगी आपको नोट्स में, बुक में क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। जो चीज़ आपको कॉमन मिली है, कॉमन मिलती है, उसको बुक में मत पढ़ो, छोड़ दो। और जो चीज़ बुक में आपको एक्स्ट्रा मिल रही है उसको नोट्सों में उतार लो। अब जब आप नोट्सों में उसको उतार लोगे ना, तो फिर जब आप रिवीजन करोगे तो अब बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स इतने कंप्लीट हो गए कि ये बुक की भी बहुत सारी चीज़ें नोट्सों में आ गई, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको सिलेबस पूरा करना है। बहुत सी बार क्या होता है कि सिलेबस तो पूरा होता है लेकिन रिवीजन अपन ने उतने अच्छे ढंग से नहीं किया हुआ होता है, क्योंकि रिवीजन करने का एक तरीका होता है। जब भी अपन रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो मैं कहता हूँ एक खाली कॉपी लो, एक खाली पेज लो, और जिस भी सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर रहे हो ना, उसके जितने भी पेज आपने पढ़े, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जैसे 5 पेज 6 पेज पढ़ लिए, उसको बंद कर दो, उस कॉपी को, फिर बिना देखे उस खाली पेज पे लिखो, जो जो आपने पढ़ा उस खाली पेज पे लिखो। ये एक रिवीजन करने का तरीका होता है। तो आपको एक रिवीजन इस तरीके से करना है कि चीजें आपको याद हो, आपके माइंड में बनी रहे। और मैं बात करूं शिक्षण विधियों की और साइकोलॉजी की, शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी रटने का विषय नहीं है जीके की तरह, इनको आपको समझना ही पड़ेगा, इनके ऊपर आपको समझ बनानी ही पड़ेगी, तब जाके आप इन पर पकड़ बना पाओगे, ठीक है। तो रिवीजन आपको, हो सकता है आपका रिवीजन इतने अच्छे से अभी तक नहीं हुआ है, हो सकता है आपका रिवीजन भी हो गया हो, सिलेबस भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, हो सकता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं करे हो, या करे हो तो सिर्फ इतने से करे हो, 2, 5, 10 क्वेश्चन आपने करे हो ओनली। आपको लगभग, मैं कह रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक पे आप 100 200 क्वेश्चन निकाल लो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक का नाम लिखो और उसके आगे लिख दो MCQ, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। PYQ आपको बहुत अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। जीके के PYQ या मैथ के PYQ आपको क्या करने हैं, इंग्लिश के PYQ या कंप्यूटर के PYQ, आपको जो पिछली भर्तियों में आए हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, रीट के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन रीट के अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हुई है, उसके भी आपको PYQ पढ़ने हैं। तो PYQ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब चौथी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एनालिसिस। बहुत सारे होते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कर लेते हैं, PYQ भी कर लेते हैं। मान लो कि किसी ने 100 PYQ करे, 100 में से मान लो उसके 50 सही है। अब 50 क्या हो गए, गलत हो गए। अब वो क्या करता है इंसान, वो जो 50 गलत हुए ना उस पर ध्यान नहीं देता, उसको नोटिस तो कर लेता है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, अगर तुम बुक से कर रहे हो तो उसको उतार भी लिया किताब में, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करता है। वो देखता नहीं है कि मेरे जो 50 क्वेश्चन गलत हुए ये क्यों गलत हुए, क्या कारण रहा, ऐसी क्या चीज़ रही कि मेरे 50 क्वेश्चन गलत हो गए। हो सकता है कभी कभी आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो आप उसको एनालिसिस करो अच्छे से, अपनी कमी पर, अपने जो भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ दोबारा पढ़नी चाहिए तो उस पर दोबारा पढ़ो, अपनी कमियों पर काम करो। फिर एनालिसिस करने के बाद में फिर रिवीजन करो वापस, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस चीज़ का रिवीजन करना है, कैसे करना है, मेरे 50 क्वेश्चन क्यों गलत हुए, मुझे एक बार और पढ़ना है। तो फिर आप क्या करो, एक बार और रिवीजन करो। देखो, और पांचवी चीज़ क्या है, पांचवी चीज़ है सेल्फ कंपैरिजन।
कभी कभी क्या होता है, कोई स्टूडेंट जो होता है ना वो टेस्ट देता है ना, तो अपने बगल वाले से, लाइब्रेरी में या आस पड़ोस वाले से कंपैरिजन करने लग जाता है। जैसे मेरे मान लो 150 में से 120 या 100 नंबर आए और सामने वाले के 130 या अगल बगल वाले के 140 या 110 नंबर आए, मुझसे ज़्यादा नंबर आए, तो अपन क्या करते हैं, उसको देख के खुद का कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार मेरे तो इतने सही नंबर हमारे हैं, वो भी तो मेरे जितना ही पढ़ता है, मेरे इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं, उसके ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। देखो सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। हो सकता है उसने सिलेबस का रिवीजन आपसे ज़्यादा बार कर रखा हो सकता है उसने टॉपिक वाइज क्या कहते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रखे हो, तो एक ये कारण होता है। तो कभी भी दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना। अब कंपैरिजन किससे करना है, खुद से करना है। जैसे मान लो आपके आज जो टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके नंबर आए 150 में से, आपके मान लो उसके 90 क्वेश्चन सही हुए आपको, तो अगले टेस्ट में अगर आपके 92 यानी 92 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, तो भी आपको खुश होने की जरूरत है कि मेरे पिछले में तो 90 ही थे, अब की बार 92 सही हुए हैं। उसके आगे कोशिश करो कि उसके आगे 94 हो, 96 हो, फिर 100 हो, फिर 105, 110, ऐसे आगे बढ़ते जाओ और खुद से कंपैरिजन करते हुए। बाकी स्टूडेंट से आपको कंपैरिजन नहीं करना है, खुद से कंपैरिजन करना है, खुद का, खुद की पढ़ाई का, खुद की टेस्ट सीरीज का, खुद के एमसीक्यूज का, खुद से ही कंपैरिजन करना है। ठीक है। छठा टॉपिक है, खुद से झूठ बोलना बंद करो। इसका मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब जिनको पता है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, फिर भी वो खुद से ही झूठ बोलते हैं, नहीं मेरी तो अच्छी चल रही है, मैंने तो इतनी बार रिवीजन कर लिया, फिर भी टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यार आपने क्यों झूठ बोल रहे हो खुद से, कितनी बार रिवीजन कर लिया होगा आपने, एक बार, दो बार? क्या रिवीजन के साथ साथ आपने क्वेश्चन करे, क्या पीवाईक्यू करे, प्रत्येक रिवीजन के साथ में आपने एमसीक्यूज करे टॉपिक वाइज? खुद से पूछना, कभी बैठो बैठो तो कभी आप ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा। तो खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। जैसी आपकी तैयारी चल रही है वैसा उसमें थोड़ा सुधार करो। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलते जा रहे हो, तैयारी करते जा रहे हो और लास्ट में एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम दिया, पता चला सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो खुद से झूठ बोलना बंद करो, अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। ठीक है। लास्ट है चिंतन। देखो ये जो चिंतन टॉपिक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन करवाने में। कैसे? क्योंकि आपने पूरे दिन भर जो भी पढ़ा, आपने जो भी टाइम टेबल बनाया था, आपने जो भी शेड्यूल बनाया था, उस हिसाब से आपने जो भी पढ़ाई करी पूरे दिन भर की, उसका शाम को चिंतन करो कि मैंने जो भी शेड्यूल टाइम टेबल बनाया, क्या उसके हिसाब से मेरी पढ़ाई हुई? क्या मैंने उस हिसाब से वो सब्जेक्ट पढ़े जो मैंने टाइम टेबल बनाए थे? क्या मैंने टेस्ट के लिए जो समय निर्धारित किया था उस समय में मैंने टेस्ट दिया? क्या मैंने एनालिसिस किया? क्या मुझे कल से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको और बेहतर करना चाहिए मुझे कल से? ऐसी कौन सी गलती है जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे कल से नहीं करनी है? ये सब चीज़ें जब आप 15-20 मिनट का रोज़ चिंतन करोगे ना, तब आपको समझ में आएगी। इसलिए कह रहा हूँ रोज़ चिंतन करना शुरू कर दो अपनी तैयारी के बारे में। आप जो टेस्ट दे रहे हो उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर दो। ठीक है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कलाम टास्क बेस्ड सीरीज। कि सर इसका क्या करें? बहुत सारों के डाउट है कि सर कलाम वाला जारी रखें या फिर बंद कर दें या कोई और कोर्स या और कोचिंग की टेस्ट सीरीज लें। क्योंकि आप कलाम की जो बुकलेट है वो पढ़ रहे हो ना, तो उसमें सिर्फ आप वो ही पढ़ पा रहे हो 6 दिन तक, फिर 7वें दिन आपका टेस्ट है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ सब्जेक्ट अभी भी कमज़ोर हैं, जिनको कुछ सब्जेक्ट अभी भी पढ़ने हैं और अच्छे से रिवीजन करना है। तो कलाम वाली टेस्ट सीरीज लोगों के बहुत सारों के तो समझ में नहीं आ रही, फिर भी भेड़ चाल में बहुत सारे ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, फिर उनके कम नंबर आ रहे हैं, वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। भाई क्यों हो रहे हो डिमोटिवेट? उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज नहीं है क्या मार्केट में? उसके अलावा भी तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा भी तो पूरे सिलेबस के अनुसार टेस्ट सीरीजें हैं मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स कलाम अकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं सिलेक्शन उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सबका सिलेक्शन। आपको बहुत सारे बच्चे या ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आप भेड़ चाल में चल रहे हो, मेरे बगल वाले ने ज्वाइन कर रखी है मैं भी कर लूँ। तो भाई अपना टाइम वेस्ट, अपनी जो तैयारी चल रही थी ना उसको बिगाड़ो मत हो। अगर कलाम अकेडमी के टेस्ट टास्क बेस्ड सीरीज के साथ में आपका सिस्टम बहुत अच्छे से तरीके से चल रहा है तो आप जारी रखो, लेकिन आपका सिस्टम उसके साथ में नहीं बैठ रहा है तो आप हटाओ, चेंज कर दो। बहुत सारी और भी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, वो ज्वाइन कर लो। आप क्यों फालतू में किसी एक ही टेस्ट सीरीज के पीछे भग रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जो कीमती समय है अभी यही है, जब लास्ट का 1-1.5 महीना रह जाएगा आपकी पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं होगी अभी जितने अच्छे से हो रही है। इसलिए कह रहा हूँ अभी का टाइम इतना वेस्ट मत करो, ठीक है ना। तो कलाम टेस्ट सीरीज के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको आपका सिलेबस पढ़ा है उसको पढ़ो, जो जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है वो टॉपिक क्लियर करो, और जो टेस्ट सीरीज है और भी कोचिंगों की है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ही एक चीज़ के पीछे मत भागो, भेड़ चाल के पीछे मत चलो। फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, रोओगे बैठ के फिर,
ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब कारण हैं जो आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आने की वजह हो सकते हैं। ये है, तो इन सब कारणों पे आपको काम करना है और इन सब कारणों को आपको दूर करना है। ठीक है ना। धन्यवाद।